और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या का फतवा जारी किया गया है ईरान से। ईरान के धार्मिक नेता ने जारी किया ये फतवा। ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या की अपील की गई है। ट्रंप और नेतन्याहू को बताया है मुसलमानों का दुश्मन। देखिए, ईरान से फतवा जारी किया गया है जिसमें नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ ये फतवा जारी किया गया और कहा गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू मुसलमानों के दुश्मन हैं। उन दोनों के खिलाफ ये फतवा जारी हुआ है ईरान से। हालांकि युद्ध विराम हो चुका है इजराइल और ईरान के बीच, लेकिन ईरान के भीतर से लगातार ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है और अब फतवा जारी कर दिया गया है। क्या ट्रंप और नेतन्याहू का खात्मा होगा? क्या ईरान ने टारगेट तय कर लिया है? पहली बड़ी खबर यह कि ईरान के दो बड़े धार्मिक नेताओं ने फतवा जारी किया है। अयातुल्लाह शिराजी, नूरी हमदानी ने यह फतवा जारी किया है। मुसलमानों से ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या करने की अपील की गई है। ट्रंप और नेतन्याहू को बताया है मुसलमानों का दुश्मन। ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या करने पर इनाम देने का आह्वान भी किया गया है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, इजराइल का सबसे चौंकाने वाला दावा अब सामने आ गया है। ईरानी आईसीबीएम प्रोजेक्ट की वजह से हमला किया गया। यूरोप तक ईरानी आईसीबीएम की पहुंच थी और इस वजह से यह हमला किया गया है। तो देखिए, इजराइल ने कहा है कि आईसीबीएम प्रोजेक्ट दरअसल उसके टारगेट पर था। ईरान का आईसीबीएम प्रोजेक्ट इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है और इस वजह से इजराइल ने यह हमला किया था ताकि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ईरान के खत्म किया जा सके। लेकिन ईरानी आईसीबीएम से सिर्फ इजराइल ही नहीं, यूरोप तक खतरा है। इजरायली विदेश मंत्रालय का सबसे नया दावा क्या है वो जानिए। ईरानी मिसाइल कार्यक्रम की वजह से ही हमला किया गया। ईरान बहुत तेजी से आईसीबीएम प्रोडक्शन बढ़ा रहा था। ईरानी आईसीबीएम में यूरोप तक हमला करने की क्षमता है। ईरान नंबर 1 बैलिस्टिक निर्माता देश बनने वाला था और इस वजह से ये बड़ा हमला किया गया। ईरान पर हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस क्षेत्र में सीज फायर के अगले ही पल इजराइल ने शांति भंग की और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले का ऐलान भी कर दिया। हालांकि अमेरिका ने दोबारा हमले के लिए खुद पर शर्तें लगाई। शर्त यह है कि ईरान के पास अगर यूरेनियम है तो ही हमला होगा और हमले के लिए अमेरिका का काम आसान कर दिया आईएईए ने, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका ने अपने अपने स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। अब क्या होगा ईरान के मोर्चे का कल, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस संघर्ष की ज्वाला में तेहरान जला, वो ज्वाला अब और भी भीषण होने जा रही है। कतर में अमेरिका के जिस बेस पर हमले के बाद तेहरान में जश्न हुआ, वो जश्न अब संघर्ष के ऐसे मातम में बदलने जा रहा है जिसका कोई भी समाधान नहीं होगा। यूएस इजराइल तैयार, ईरान पर करेंगे प्रहार। टूट जाएगा युद्ध विराम, बारूद से जलेगा ईरान। ईरान के साथ संघर्ष बढ़ाने वाले संघर्ष का यह वीडियो महज एक ट्रेलर है, जिसमें इजरायली वायुसेना ने ईरान के शिराज शहर के पास IRGC एरोस्पेस फोर्स को निशाना बनाया। इजरायल ने यह हमला फोर्स के बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर किया है।
हालांकि ईरान के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, लेकिन इस हमले से इजराइल ने संकेत दे दिया है कि अब जल्द ही ईरान को नए हमले झेलने पड़ेंगे। और इस संकेत की पुष्टि करता है ट्रंप का एक दिन पहले दिया गया बयान। जिसका सीधा मतलब है कि इजराइल अब ईरान के मिसाइल और यूरेनियम भंडार को टारगेट करेगा। और अमेरिकी सेना फिर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए मध्य पूर्व में ऑपरेशन शुरू करेगी। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप की आशंका को बल कौन दे रहा है? जवाब है IAEA। इस परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल ग्रासी का दावा है कि ईरान ने इस्फहान के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में संवर्धित यूरेनियम छिपाया है। हालांकि IAEA का काम जासूसी करना नहीं, इसीलिए उनके बयान की पुष्टि मुश्किल है। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरा बयान दिया, वैसे ही अमेरिका के कान खड़े हो गए। ग्रॉसी के मुताबिक ईरान कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन शुरू कर देगा। यूएस और इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले किए, लेकिन परमाणु स्थलों को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा, जिनकी जल्द ही मरम्मत करके संवर्धन शुरू हो सकता है। यानी सीधे सीधे अमेरिका के लिए ग्रॉसी ने चेतावनी जारी कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान पहले से 408 किलो समृद्ध यूरेनियम शिफ्टिंग में सक्षम था? अगर यह सच है तो फिर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तलाशना अब भी आसान नहीं होगा। उस पर IAEA की चेतावनी ने यूएस इजराइल के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी, जो सच भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरानी सांसदों ने संसद में एक प्रस्ताव लाया है, जिसमें IAEA के साथ सहयोग निलंबन पर वोटिंग की गई। यही नहीं, हमले वाले साइट पर IAEA की एंट्री पर भी बैन लगा दिया है, जिसके बाद ईरान ने अपने परमाणु स्थलों से UN के निगरानी कैमरे हटा दिए। अब स्थिति यह है कि IAEA के लिए न सिर्फ ईरान की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो गया, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के लिए भी ईरान ने बगावती तेवर अपना लिए। यानी अब तक जिस ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के लिए निगरानी संस्थाओं की बंदिशों को स्वीकार किया, उसे सीधे नकारना शुरू कर दिया। और यह संकेत है कि ईरान पर फिर से हमला होगा। जिसका प्रमाण यह है कि इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इजरायली सेना ने ईरान पर बड़े हमलों की तैयारी भी शुरू कर दी और अमेरिका ने भी मध्य पूर्व में बड़े स्तर पर सैन्य तैनाती शुरू कर दी, जिसका सीधा मतलब है कि ना तो ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी से कोई समझौता करेगा, न ही इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ कदम उठाने से रुकेंगे। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि ईरान ने IAEA के साथ सहयोग खत्म कर दिया है। दरअसल ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले के बाद विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा था कि IAEA को अब ईरान परमाणु ठिकानों का निरीक्षण नहीं करने देगा। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी का दौरा न सिर्फ बेवजह है, बल्कि उनका यह दौरा दुर्भावना के इरादे से हो सकता है। ये बयान IAEA को निगरानी संस्था के रूप में नहीं, बल्कि अमेरिका के जासूस के रूप में पेश कर रहा था, जिसके बाद ग्रॉसी की गिरफ्तारी की मांग भी हुई और फिर ईरान ने सहयोग संबंध तोड़ दी, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ग्रॉसी की गिरफ्तारी की मांग को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि ईरान की मांग की निंदा की जानी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका IAEA की ईरान में निगरानी की कोशिश का भी समर्थन करता है। हालांकि ये विरोध सिर्फ शाब्दिक था, लेकिन अमेरिका के एक और कदम ने ईरान के लिए संकट खड़ा कर दिया। अमेरिका ने ईरान के साथ लंबे संघर्ष की आशंका को देखते हुए सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से में 3 नए अड्डे स्थापित करने की तैयारी कर ली और इन 3 अड्डों के निर्माण के लिए सामग्री भी पहुंचा दी गई, जिसे देखते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने 2 टूक कह दिया है कि अब ईरान अपने खून के आखिरी कतरे तक
दुश्मनों से लड़े। तो क्या अब तक की स्थिति में ईरान नैतिक जीत के साथ सख्त तेवर अपना रहा है? इस सवाल का जवाब IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने दिया है। यानी ईरान यूरेनियम बचाना अपनी जीत मानता है और वो अब नहीं रुकेगा। लेकिन ईरान नहीं रुका तो यह भी तय है कि जुलाई में अरब विनाश के लिए बारूदी द्वार खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान को कुछ भी नहीं दे रहा। ट्रंप ने कहा है कि ओबामा ने दिए थे अरबों डॉलर। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं ईरान से बात भी नहीं कर रहा हूं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है सोशल मीडिया पर कि वो कुछ नहीं दे रहे हैं ईरान को। इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत में इजरायली दूतावास ने जारी किया है एक वीडियो जारी कर लिखा है, ईरान में हमें खत्म करने की तैयारी की गई, हमने प्रहार किया, हम विजयी रहे, हम इजराइल हैं। लेकिन ट्रंप और अमेरिका को ईरान कैसे जवाब दे रहा है, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बिना शर्त सरेंडर करने से किया इनकार। यूएन में ईरानी राजदूत ने कहा कि ऐसे नहीं होगा समझौता। तो देखिए, सीधे सीधे जवाब दिया है अमेरिका को और ट्रंप को ईरान ने। यूएन में ये बड़ा बयान दिया है। ट्रंप को ईरान ने क्या जवाब दिया, देखिए। यूएन में राजदूत ने क्या कहा, जान लीजिए। ये कहा कि बिना शर्त सरेंडर को बातचीत नहीं माना जा सकता है। अगर अमेरिका शर्तें थोपता रहेगा तो बातचीत करना बेकार है। बातचीत के अपने सिद्धांत होते हैं और एक प्रक्रिया होती है। हमें बातचीत में शामिल होना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। बिना शर्त आत्मसमर्पण किसी कीमत पर बातचीत नहीं हो सकती। अगर निर्देश देंगे तो किसी भी तरह की बातचीत असंभव है। ईरान किसी भी तरह यूरेनियम संवर्धन को नहीं रोकेगा, ये भी ईरान ने साफ कर दिया है। IAEA के निरीक्षक परमाणु स्थल पर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। जो फैसला लिया गया था ईरान के भीतर से, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। IAEA के निरीक्षक की गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इस बीच इजराइल में एक बार फिर दिख रही है बड़ी तैयारी। नेतन्याहू ने शिन बेट सेंटर का दौरा किया है। नेतन्याहू ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया है। शिन बेट इजरायली खुफिया एजेंसी है और यहां पर एक बार फिर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे नेतन्याहू। तो जरूर इस वक्त सीज फायर है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत लंबे समय तक ये सीज फायर चलेगा, क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा है इजराइल और ईरान के बीच। तो क्या नेतन्याहू की ईरान पर फिर से हमले की तैयारी है? हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं। ईरानी पलटवार के बाद नए सिरे से तैयारी कर रहा है इजराइल। आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा में जुटे हुए हैं नेतन्याहू। ईरानी अटैक से इजराइल को हुआ है भारी नुकसान। ईरानी मिसाइलों ने मचाई थी भारी तबाही। शिन बेट का दौरा अहम क्यों है, जान लीजिए। इजरायली खुफिया एजेंसी है शिन बेट, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, डायरेक्ट PM को रिपोर्ट करती है। पिछले दिनों मतभेद की खबरें सामने आई थी। अब आगे क्या होगा ये भी जानिए। आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करेंगे। ईरानी हमले का जबरदस्त जवाब दिया जाएगा इजराइल द्वारा और इस वजह से ये तैयारी की जा रही है। बीते 24 घंटे में इजराइल ने 4 जंगी मोर्चों पर धावा बोला है। IDF के ताजा ऑपरेशन में हमास, हिजबुल्ला और हूती इजराइल के तीनों दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप का 7 दिन में युद्ध विराम वाला वादा सिर्फ एक भ्रम है, या फिर नेतन्याहू ने ठान लिया है कि इन्हीं 7 दिनों में हर दुश्मन, हर प्रॉक्सी, यहां तक कि ईरान के हर मोहरे को खत्म कर देना है। गाजा में बेहिसाब बमबारी हुई, 60 और लोगों की मौत हो गई। इजराइल के लेबनान में नया मोर्चा खोल दिया। दक्षिणी लेबनान में ड्रोन स्ट्राइक की।
हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी और हिजबुल्लाह की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर अब्बार अल हसन वहबी मारा गया। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स के चीफ की भी मौत हो गई। दक्षिणी सीरिया में इजराइल की अलेक्जेंड्रोनी ब्रिगेड का कमांडो एक्शन, हथियार डिपो पर छापा, ईरान के कई प्रॉक्सी लड़ाके पकड़े। यह सब बीते 24 घंटे में हुआ। गाजा में बम बरस रहे हैं, लेबनान में एयर स्ट्राइक हो रही और सीरिया में इजराइल का कमांडो एक्शन चल रहा है। अचानक इजराइल की डिफेंस फोर्स ने गाजा से लेकर लेबनान, सीरिया और यमन तक एक्शन तेज कर दिया है। क्योंकि 24 घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाजा में अगले हफ्ते से सीज फायर का ऐलान कर दिया। एक तरफ ट्रंप 7 दिनों में युद्ध विराम का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू गाजा, लेबनान, सीरिया और अब यमन तक युद्ध को और विस्तार देते जा रहे हैं। गाजा में कहर, लेबनान में बमबारी, सीरिया में कमांडो एक्शन और अब यमन में बैलिस्टिक मिसाइलों की गूंज। नेतन्याहू ने एक साथ 4 मोर्चों पर युद्ध छेड़ दिया है। इजराइल की सेना हर तरफ हमला कर रही है क्योंकि गाजा में सीज फायर हो, इससे पहले इजराइल हर दुश्मन को खत्म कर देना चाहता है। युद्ध के अपने लक्ष्य को पूरी तरह हासिल करना चाहता है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास के टॉप कमांडर हकम अल ईसा को मार गिराया है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि हकम अल ईसा 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। हवा, जमीन और समुद्र के जरिए इजराइल पर हमले की योजना उसी ने बनाई थी। इसके अलावा लेबनान में आईडीएफ ने 2 बड़े कमांडर मार गिराए हैं, हसन मोहम्मद हमूदी बिन्त जुबैल में एंटी टैंक यूनिट का चीफ और अब्बास अल हसन वाहबी रेडवान फोर्स का खुफिया प्रमुख। इस बीच गाजा में हो रहे विनाश पर एक नई रिपोर्ट आई जो बता रही है कि गाजा पट्टी में इजराइल की गोलीबारी ने इस युद्ध को 21वीं सदी का सबसे खूनी युद्ध बना दिया। कैलिबर मिसाइलों से खेरसोन को टारगेट किया गया है। ज़ैपोरिज्जिया और क्रेमेंचुक में भारी तबाही हुई है। रिवेन इलाके में भी कई जगह पर एयर स्ट्राइक की गई। यूक्रेन के इंडस्ट्रियल ठिकानों में भारी नुकसान हुआ है इस हमले द्वारा जो कैलिबर मिसाइलों द्वारा किया गया। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से ये कि रूसी सेना ने ज़ैपोरिज्जिया में युद्धाभ्यास किया है। डेनिपर समूह के स्नाइपर्स ने यहां युद्धाभ्यास किया। दुश्मन के वार का सामना करने के तरीके सीखे गए और युद्धाभ्यास किया गया। रूस के खिलाफ नेटो बड़ी तैयारी कर रहा है। पोलैंड में नेटो देशों के फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। फाइटर जेट को अलर्ट मोड पर रखा गया है। नेटो में बड़ी तैयारी की जा रही है। नेटो द्वारा फाइटर जेट्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है और पोलैंड में नेटो देशों के फाइटर जेट तैनात किए जा रहे हैं। रूस वर्सेस नेटो, क्या महाजंग की तैयारी हो रही है? रूस के खिलाफ नेटो की बहुत बड़ी तैयारी दिख रही है। यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हमले के बाद नेटो का एक्शन भी दिखाई दे रहा है। नेटो देशों ने पोलैंड में घातक फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। नेटो ने सभी फाइटर जेट्स को अलर्ट मोड पर रखा है। पोलैंड की सीमा पर रूसी विमानों के अलर्ट के बाद तैनाती की गई है। ब्रिटिश और स्वीडिश फाइटर जेट भी पोलैंड में तैनात किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन पर बमबारी के बाद नेटो ने यह बड़ा फैसला लिया है। रूस के हमलों के लिए नेटो का एक्शन प्लान तैयार है। रूस ने हमला किया तो नेटो कैसे जोरदार जवाब देगा, इसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन रूस नेटो के महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है मोल्डोवा, क्योंकि यूक्रेन की मदद के लिए नेटो ने नई रणनीति तैयार की है। इससे रूस पर दबाव बढ़ना तय है। मोल्डोवा से होकर गुजरने वाली डेन्यूब नदी के एक खास पोर्ट पर नेटो की नजर है। रूस ने इस पोर्ट प्लान पर कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। इसके साथ ही नेटो रूस का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। नॉर्वे से लेकर जापान सागर तक नेटो ने रूस की घेराबंदी तेज कर दी है। रूस ने कहा है कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और यह एटमी युद्ध की वजह बन सकता है।
देखिए कैसे यूरोप से लेकर एशिया तक रूस नेटो के बीच टकराव तेज हुए हैं। पूरा यूरोप युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। क्योंकि रूस और नाटो के बीच अब तक ऐसे टकराव नहीं हुए हैं। एक जरा सी चूक तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। महायुद्ध के 3 एपिसेंटर बन चुके हैं। नॉर्वे, मोल्दोवा, जापान सागर में रूस घिर चुका है। बाल्टिक सागर में नाटो के साथ रूसी वायुसेना की झड़प हुई है। रूस ने नाटो के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। यूक्रेन के मददगारों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए रूस के टोही विमानों की गश्त लगातार जारी रहती है। 27 जून को रूस के टोही विमान बाल्टिक सागर पर गश्त लगा रहे थे, तभी नाटो वायुसेना के विमानों से रूसी वायुसेना का आमना सामना हुआ। रूस के IL-20M टोही विमान ने कैलिनिनग्राद से उड़ान भरी। बाल्टिक सागर पर गश्त लगाते हुए इसका ट्रांसपॉन्डर बंद था। विमान का रेडियो भी बंद था। यह जर्मन और पॉलिश एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहा था। जर्मनी के 2 यूरो फाइटर टाइफून इसे चेतावनी देने पहुंचे। रूसी विमान जर्मनी के यूजडोम से 40 किलोमीटर दूर था। चेतावनी मिलने के बाद यह बाल्टिक सागर के अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र में लौट गया। रूस और नाटो के बीच सी डोमिनेशन यानी समंदर में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। बाल्टिक सागर पूरी तरह से नाटो देशों से घिर चुका है। अब नाटो काला सागर में रूस का वर्चस्व घटाने की मुहिम तेज कर रहा है। नाटो ने मोल्दोवा में एक अहम सामरिक ठिकाना बनाने का प्लान तैयार किया है। नाटो बहुत जल्द मोल्दोवा के जूरजुलेस्ती पोर्ट पर अपना बेस बना सकता है। 2021 में रोमानिया के EBRD यानी यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने इस पोर्ट को खरीदा था। अब EBRD इस पोर्ट को बेचना चाहता है। दावा है कि EBRD इस वक्त नाटो के संपर्क में है। मोल्दोवा के पूर्व राष्ट्रपति व्लादिमीर वोरोनिन ने जूरजुलेस्ती पोर्ट सौदे का विरोध किया है। वोरोनिन ने कहा है कि यह मोल्दोवा की संप्रभुता से समझौता होगा। सौदा हुआ तो मोल्दोवा रूस के टारगेट पर आ जाएगा। नाटो के समर्थक मोल्दोवा के साथ पहले ही रूस का टकराव है। अगर जूरजुलेस्ती पोर्ट पर नाटो का बेस बना तो इससे रूस पर दबाव बढ़ना तय है। काला सागर में रूस का वर्चस्व घटाने के लिए सौदेबाजी हो रही है तो आर्कटिक क्षेत्र में रूस को घेरा जा रहा है। रूस ने कहा है कि ग्रीनलैंड के करीब स्वालबार्ड में रूसी गतिविधियों में नॉर्वे बाधा डाल रहा है। नॉर्वे में रूस के राजदूत निकोलाई कोर्चुनोव ने कहा है कि स्वालबार्ड द्वीप समूह पर नॉर्वे नियंत्रण बढ़ा रहा है। 1920 में स्वालबार्ड संधि के तहत स्वालबार्ड को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया था। इस संधि के सदस्य देश आर्कटिक के इस क्षेत्र में अपने वैज्ञानिक शोध और कारोबारी गतिविधियां चला सकते हैं। लेकिन रूस का आरोप है कि नॉर्वे रूसी मिशन के खिलाफ काम कर रहा है। नॉर्वे स्वालबार्ड संधि का उल्लंघन कर रहा है। काला सागर से लेकर आर्कटिक तक रूस का टकराव नाटो से बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ जापान सागर में भी रूस को चोट पहुंचाई गई। यह रूसी शिप मैरिलोन की तस्वीर है। जापान सागर में व्लादिवोस्तोक के करीब यह शिप गश्त लगा रहा था, तभी अचानक इसमें जोरदार धमाका हुआ।
धमाके के बाद शिप में आग लग गई। इस धमाके को नाटो का सैबटाश हमला माना जा रहा है। रूस धमाके के कारणों की जांच कर रहा है। धमाके में किसी की जान जाने की खबर नहीं। रूस ने नाटो की इन गतिविधियों पर गंभीर चेतावनी जारी कर दी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ईयू नाटो यूक्रेन युद्ध को रूस के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के साथ रूस का टकराव अभूतपूर्व स्थिति में है। पश्चिम ने एक बार फिर रूस के खिलाफ युद्ध कर दें और रूस को रणनीतिक रूप से हराने का फैसला किया है। पश्चिम की नाजी ताकतें कभी रूस को हराने में सफल नहीं हुई और ना कभी होंगी। दो 2025 में अब तक रूस और नाटो के बीच 9 बार टकराव हो चुका है। हर टकराव के साथ महासंग्राम की घड़ी और करीब आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन नेटो के साथ बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं और इसी वजह से लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। जहाज बहुत तेज गति से रूस बना रहा है। पिछले साल की तुलना में उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की गई है। नेटो के साथ लंबी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है रूस और इस वजह से लड़ाकू विमानों का उत्पादन बढ़ा दिया गया है, जहाज़ों का उत्पादन बढ़ा दिया गया है ताकि लंबी जंग अगर होती है रूस की नेटो के साथ तो उसके लिए वो तैयार रहे। नेटो और रूस में जंग क्या तय है, ये बड़ा सवाल है। खबर क्या है वो जानिए। नेटो के साथ युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है रूस। लंबे समय तक जंग की तैयारी कर रहा है रूस। हथियारों के उत्पादन में बहुत ज्यादा तेजी देखी जा रही है। फाइटर जेट, मिसाइल और जहाजों का उत्पादन बढ़ाया गया है। लॉन्ग रेंज हथियारों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी की जा रही है। भविष्य में नेटो के साथ युद्ध होता देख रहा है रूस और इस वजह से ये तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है पुतिन द्वारा। उत्पादन कितना बढ़ा है ये भी समझिए। अप्रैल और मई 2024 में उत्पादन 2.6% की गति से बढ़ा है। फाइटर जेट उत्पादन में अप्रैल की तुलना में मई 2025 में 16.9% की बढ़ोतरी हुई है। नौसेना विमान उत्पादन में फरवरी से मई 2025 के बीच 16% की बढ़ोतरी की गई है। 2025 की तुलना में उत्पादन दर 1.6 गुना अधिक है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा पर रूस ने बड़ा हमला किया है। ओडेसा पर इस हमले में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से अटैक किया गया है। तो दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा पर बड़ा हमला किया गया जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और रिहायशी इलाके को ड्रोन से हमले में नुकसान पहुंचा है। ओडेसा एक अहम पोर्ट सिटी है यूक्रेन का जो लगातार निशाने पर है रूस के, और अब ओडेसा पर एक ड्रोन के जरिए रूस ने हमला किया है। इस बीच डोनेस्क में भी तेजी से बढ़ रहा है रूस का कब्जा। डोनेस्क के एक और बड़े इलाके पर रूस ने कंट्रोल कर लिया है। चर्नोवाया जिसका इलाके में रूसी सेना ने कब्जा किया है। भीषण रॉकेट हमलों से तबाह हो गए हैं यूक्रेन के कई ठिकाने। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है और बताया कि कैसे एक और बड़े इलाके पर रूस का अब कब्जा हो चुका है, चर्नोवाया जिरका इलाके में। इस बीच पोक्रोस्क में रूसी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना का कमांड पोस्ट तबाह हो गया है। यूक्रेन द्वारा यह बड़ा हमला रूस पर किया गया और यूक्रेनी हमले में रूसी सेना का कमांड पोस्ट तबाह हुआ है जो पोक्रोस्क में था। पोक्रोस्क पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में है रूस। रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक यहां पर तैनात हैं। पोक्रोस्क के पास रूसी सेना अपनी तैनाती बढ़ा रही है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ का यह दावा है कि इस पूरे इलाके पर कब्जा करने की पूरी तरह तैयारी की जा रही है रूस द्वारा। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ ने यह दावा किया है। देखिए किस तरह से यहाँ तैनाती बढ़ाई गई है। 1 लाख से ज्यादा सैनिक रूस के यहाँ पर तैनात हैं।
तो देखिए किस तरह से ये पूरा इलाका ऑपरेशन पोक्रोस क्या है और किस तरह से इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है रूस, यानी यूक्रेन के इस इलाके पर भी अब रूस का जो कब्जा है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए चासिव यार और पोक्रोस, ये वो जगह है पोक्रोस और ये चासिव यार। पोक्रोस पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है रूस। बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा रूस के सैनिक हैं इस इलाके में तैनात हैं। पोक्रोस के पास 1 लाख रूसी सैनिकों की मौजूदगी है। और आप देखिए ये मैप में हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो इलाका है पोक्रोस का जहां पर 1 लाख की तैनाती है रूस के सैनिकों की और इस इलाके पर कब्जा करने के लिए अपनी रणनीति में आगे बढ़ रहा है। देखिए ये वो इलाका है पूरा जिसमें कब्जा हो चुका है और जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें चासिव यार और पोक्रोस, ये वो 2 इलाके हैं जहां पर अब आगे कब्जे का प्लान है। पोक्रोस के पास बड़ी संख्या में सैनिक तैनात हैं। पोक्रोस पर पूर्ण कब्जे के लिए रूसी सेना तैयार है। पोक्रोस के बाद नीप्रो पर हमले की तैयारी है। फ्रंट लाइन से 1200 किलोमीटर अंदर रूसी सेना इस वक्त मौजूद है, जो इस मैप में भी आप देख सकते हैं कितने अंदर तक पहुंच चुकी है रूस की सेना। इधर रूसी राष्ट्रपति ने कीव को दहला दिया है तो जेलेंस्की ने प्रतिशोध लेने में वक्त नहीं लगाया है। दरअसल यूक्रेन ने रूस के 2 एयरबेस पर भीषण ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में रूस के कई फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तबाह होने की खबर है। रूस को सबसे बड़ा नुकसान क्रीमिया में पहुंचा है। दावा है कि यहां मौजूद एयरबेस पर एक रात में रूस के $15 करोड़ भस्म हो गए। ये ड्रोन यूक्रेन बॉर्डर के पास से दागे गए हैं, लेकिन दावा यह है कि इस पूरे ऑपरेशन की कमान यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को दी गई है। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन की धरती को मिसाइलों से फाड़ दिया तो उसके कुछ ही मिनटों बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। इसका जिम्मा सौंपा गया यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड को, जिसने एक ही रात में व्लादिमीर पुतिन के 2 एयरबेस को दहाकर उन्हें बड़ा आघात दिया। यूक्रेन ने एक ही रात में रूस के 2 एयरबेस पर हमला किया। पहला हमला क्रीमिया में मौजूद किरोवस्के एयरबेस पर किया गया, जबकि दूसरा हमला यूक्रेन बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर वोल्गोग्राद में किया। यूक्रेन ने यहां मौजूद मोनिनोवका एयरबेस पर जबरदस्त तबाही मचाई। इन हमलों के लिए यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। रूस को सबसे बड़ी चोट क्रीमिया में पहुंची। दावा है कि यूक्रेन ने एयरबेस के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। ये क्रीमिया के किरोवस्के एयरबेस का वीडियो है, जिसे एयरबेस से कुछ किलोमीटर दूर से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है एयरबेस पर जबरदस्त आग लगी। हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं है। एयरबेस पर रह रहकर धमाके भी हो रहे हैं। दावा है कि हमले में रूस के 3 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। वहीं एयरबेस के रनवे को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। क्रीमिया एयरबेस के साथ ही शहर के अलग अलग हिस्सों में भी विस्फोट की आवाजें सुनी गई। दावा है कि बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर करीब 100 ड्रोन दागे, जिसमें से 20 ड्रोन क्रीमिया को हिट करने में कामयाब रहे। ड्रोन हमले में किरोवस्के एयरबेस, 4 रिहायशी इमारतें और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा है। क्रीमिया में मची तबाही ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। क्योंकि हाल ही में रूस ने वहां कई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी तैनात की थी। लेकिन रूस का यह भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी ड्रोन को रोकने में 100% सफल नहीं हो पाया, जिसका नतीजा रही क्रीमिया में जबरदस्त तबाही। क्रीमिया में रूस को एक रात में $15 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। कैसे, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है ओडेसा से। यूक्रेन में ओडेसा में रूसी सेना पर यूक्रेन ने अटैक किया है। हमले में गेरॉन यूएवी तबाह हो गया है। देखिए ये गेरॉन यूएवी किस तरह से तबाह हुआ। ये हमला यूक्रेन द्वारा किया गया था रूस पर। ओडेसा में ये हमला किया गया था। रूस के KA-52 विमान को टारगेट किया गया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यूक्रेनी इग्ला मैनपैड्स की मदद से यह अटैक किया गया। यूक्रेनी हमले में बाल बाल बचा है रूसी विमान। देखिए मैनपैड्स का इस्तेमाल किया गया है और उसके जरिए ये हमला किया गया है। और अब बात जापान सागर की। जापान सागर में रूस ने बड़ा युद्धाभ्यास किया है।
क्रूज मिसाइल के साथ जापान सागर में ये युद्धाभ्यास किया गया रूस द्वारा। रूस अपनी तैयारी और ज्यादा पुख्ता कर रहा है। जापान सागर में किस तरह से युद्धाभ्यास किया है रूस ने क्रूज मिसाइल के साथ, वो तस्वीरें देखने को मिली हैं। ये वीडियो जारी किए गए हैं युद्धाभ्यास के। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बाल्टिक सागर में तनाव गहरा गया है। रूस ने बाल्टिक सागर में जासूसी विमान भेजा है अपना। जर्मनी के यूरोफाइटर जेट्स ने कार्रवाई की है। नेटो ने बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी विमानों को रोका। पोलैंड और जर्मनी की ओर बढ़ रहे थे रूसी विमान और इनको रोक दिया गया। यूरोफाइटर द्वारा इन विमानों को रोका गया। कहा जा रहा है कि ये जासूसी विमान था जो रूस द्वारा भेजा गया था, जो पोलैंड और जर्मनी की तरफ आगे बढ़ रहा था। बाल्टिक में रूस वर्सेस नेटो जैसे हालात क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्यों तनाव यहां बढ़ गया है? नेटो ने बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी विमानों को रोका है। जर्मनी ने रूस के विमानों को रोकने के लिए अपने फाइटर जेट भेजे, यूरोफाइटर भेजे गए। बाल्टिक सागर पर जासूसी के लिए ये रूस का विमान जा रहा था। पोलैंड और जर्मनी के एयर स्पेस की ओर ये विमान बढ़ रहा था, ये जानकारी मिल रही है। बाल्टिक सागर के ऊपर नेटो के रडार सिस्टम ने इसको डिटेक्ट किया। कैलिनिनग्राड से उड़ान भर रहे थे रूसी Tu-20 विमान और इनको ट्रैक किया गया। नेटो के रडार सिस्टम ने जर्मनी को इमरजेंसी अलर्ट भेजा। जर्मनी ने विमानों को रोकने के लिए अपने 2 यूरोफाइटर जेट भेजे। पोलैंड और जर्मनी की ओर बढ़ने से पहले ही विमान को रोक दिया गया। क्रीमिया के बाद यूक्रेन का दूसरा बड़ा टारगेट था मेरिनोवका एयरबेस। इस एयरबेस को दहलाने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। दावा है कि यूक्रेन का यह हमला भी सफल रहा। रात के वक्त हुए ड्रोन अटैक के बाद एयरबेस से आग की लपटें उठती देखी गई। हमले में एयरबेस पर मौजूद 4 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचने की खबर। दावा है कि ये फाइटर जेट यूक्रेन पर बमबारी के लिए तैयार थे। इन पर मिसाइलें और बम लोड किए जा चुके थे। कुछ देर बाद ये यूक्रेन पर हमले के लिए टेक ऑफ करने वाले थे, लेकिन उड़ान से पहले ही यूक्रेनी ड्रोन्स ने इन्हें तबाह कर दी। मेरिनोवका एयरबेस की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। दावा है कि इन तस्वीरों में नजर आ रहे ये काले धब्बे रूसी फाइटर जेट की तबाही के निशान। मेरिनोवका एयरबेस पर तबाह हुए फाइटर जेट ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी कामयाबी माने जा रहे हैं।